हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कि वस्तुओं के कितने प्रकार होते हैं। और जो वस्तुओं के प्रकार हैं वो दो होते हैं, अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। तो अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं में क्या क्या डिफरेंस होता है, इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं, ये आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा। मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगी आपको, और फिर भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आए तो भी आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। पसंद आए वीडियो अगर, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले वस्तुएं कितने प्रकार होते हैं, तो वस्तुएं दो प्रकार की होती है, अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। पहला है अंतिम वस्तुएं क्या होती है। एक बार लाइन समझाने से पहले मैं आपको वैसे समझाती हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम मान लीजिए हम डबल रोटी का एग्जाम्पल लेते हैं। एक डबल रोटी, पहले गेहूं का उत्पादन किया गया किसान के द्वारा। उस किसान ने गेहूं का उत्पादन किया और गेहूं को बेच दिया मंडी में। अब मंडी से उस गेहूं को किसी फर्म ने खरीदा ब्रेड बनाने के लिए। तो वहां से फर्म ने ब्रेड बनाने के लिए, डबल रोटी बनाने के लिए उसे खरीद लिया। अब उन्होंने डबल रोटी का उत्पादन कर दिया। उसके बाद वहां से उत्पादन कर दिया गया डबल रोटी का। उस डबल रोटी को अब किसी दुकान वाले ने खरीद लिया बर्गर बनाने के लिए। तो अब वो जो वस्तु है वो लास्ट स्टेज पर आ गई है। अब बर्गर को मॉडिफाई करके या फिर उसमें कोई भी चेंज करके उसकी कीमत को नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो आखिरी वस्तु है, वस्तु जब किसी आखिरी स्टेज पर होती है तो उसे हम अंतिम वस्तु कहते हैं। कैसे पहचानेंगे हम इसे। गेहूं है, गेहूं का हमने बनाया आटा, यानी आटा बना दिया, उसे चेंज कर दिया, उसे थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, उसकी कीमत बढ़ गई। अब आटा है, आटे से बना दी गई डबल रोटियां, तो उसकी कीमत और बढ़ गई क्योंकि अब उसमें और चेंज कर दिया गया। अब जो एक डबल रोटी है वो मान लीजिए हमें 10 रुपये की मिलती है, और अगर उसका बर्गर बना दिया जाता है तो बर्गर बनाने के बाद उसकी कीमत हो जाती है 50 रुपये। तो एक डबल रोटी की भी कीमत बढ़कर बर्गर हो गई। अब बर्गर एक ऐसी लास्ट स्टेज है कि बर्गर अब सिर्फ खाने के लिए ही यूज़ हो सकता है। उसको और मॉडिफाई करके उसकी और कोई चीज़ नहीं बनाई जा सकती, यानी कि उसका बर्गर के द्वारा अब और कोई उत्पादन नहीं किया जा सकता। लेकिन गेहूं का और गेहूं के आटे का और डबल रोटी का हमने और उत्पादन किया, जिससे कि उनकी कीमत में वृद्धि हुई। बट जो बर्गर है उसके वो एक ऐसी स्टेज पर है कि उसकी अब कीमत में वृद्धि नहीं हो सकती। तो ये एक अंतिम वस्तु कहलाएगी। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अंतिम वस्तुएं उत्पादन सीमा पार कर चुकी होती हैं। अंतिम वस्तुएं हम किन्हें कहेंगे, जो वस्तुएं उत्पादन की जो सीमा है वो पार कर चुकी होती हैं। अब गेहूं से आटा बनाया, आटे से ब्रेड बनाया या डबल रोटी बनाई, और डबल रोटी से बर्गर बनाया। अब बर्गर से हम और कुछ नहीं बना सकते, उसको सिर्फ खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बर्गर एक अंतिम वस्तु हो गया, क्योंकि अब वो उत्पादन की जो सीमा है, उत्पादन करने की जितनी भी सीमाएं थी, जितनी भी स्टेज थी, वो पार कर चुका है। अब उसका और कोई उत्पादन उसकी सहायता से नहीं किया जा सकता। और जो अंतिम वस्तुएं होती है वो अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। बर्गर है जो वो अंतिम प्रयोगकर्ता उपभोक्ता है उसका, यानी हमने उस बर्गर को खरीद लिया सिर्फ खाने के लिए, तो हम उसका अंतिम प्रयोगकर्ता हो गए उसके। अब उसका यूज़ केवल हम करेंगे, खाने के लिए करेंगे, हम उसे आगे सप्लाई नहीं करेंगे, उसे उसमें कोई भी चेंज करके उसका और अधिक उत्पादन करके या फिर कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके कि भाई इस बर्गर के द्वारा भी हम कोई और चीज़ बना लें। अब मान लीजिए इस बर्गर के द्वारा हम चाउमीन या नूडल्स तो बना नहीं सकते हैं, पिज़्ज़ा तो बना नहीं सकते हम बर्गर के द्वारा कि उसे बना के वो आगे सर्व कर दे, उसे आगे बेच दे। तो बर्गर एक ऐसी अंतिम वस्तु हो गई है कि अब हम उसे बेच नहीं सकते दोबारा उसको और मॉडिफाई करके। तो ये एक अंतिम वस्तु कहलाएगी, क्योंकि अब उत्पादन की सीमा पार कर चुकी हुई है और अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग में लाई गई है। मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा प्लीज़। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप पढ़ें भी और आपको समझ भी आए। इसलिए अगर कोई बात नहीं समझ आए तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको समझ आता है तो मेरे को कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल फिर समझाती हूँ। जैसे गेहूं है, गेहूं के आटे से बनी डबल रोटियों को अगर खाने के लिए खरीदा गया है तो वह अंतिम वस्तु कहलाएगी। अब जो गेहूं है, उसकी आटा है जो उसकी डबल रोटी, अगर खाली डबल रोटी को खाने के लिए हमने खरीदा है तो डबल रोटी अंतिम वस्तु कहलाएगी। अगर डबल रोटी को हमने बर्गर बनाने के लिए खरीदा है तो बर्गर अंतिम वस्तु कहलाएगा। और यदि हमने गेहूं के आटे को घर में रोटी बनाने के लिए खाने के लिए खरीदा है
तो आटा अंतिम वस्तु कहलाएगा, क्योंकि अब हम आटे को मॉडिफाई करके यानी ब्रेड बना के, डबल रोटी बना के उसको उसकी वृद्धि नहीं करेंगे, हम आटे से सिर्फ रोटियां खाएंगे अपने घर में बना के। यानी कि सीधी सी बात यह, अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी अब कीमत में वृद्धि नहीं की जा सकती, वो उस लास्ट स्टेज पर होती हैं कि उनकी कीमत में वृद्धि नहीं की जा सकती। और ये हम कैसे पहचानेंगे कि वस्तु अंतिम वस्तु है या नहीं? उसके प्रयोग द्वारा, हम उसके का जो प्रयोग है, जिस प्रयोग के लिए उस चीज़ को खरीदते हैं, उसको देख के हम ये पहचानेंगे कि वस्तु किस चीज़ के लिए खरीदी गई है, उसका क्या प्रयोग किया जाएगा, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि वस्तु अंतिम है या मध्यवर्ती। तो अगला पॉइंट आएगा कि एक ही वस्तु अंतिम या मध्यवर्ती दोनों प्रकार की वस्तु हो सकती है, और यह बात वस्तु के प्रयोग पर निर्भर करती है कि वस्तु अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु। एक वस्तु है जो वो अंतिम भी हो सकती है और मध्यवर्ती भी हो सकती है। अभी जैसे बताया कि डबल रोटी है, वो अंतिम वस्तु भी हो सकती है और मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है। वो अंतिम वस्तु तब होगी जब हम केवल डबल रोटी को खाने के लिए खरीदते हैं, उसका बर्गर बनाने के लिए नहीं खरीदते। और वो मध्यवर्ती वस्तु जब होगी जब हम डबल रोटी को बर्गर बनाने के लिए खरीदते हैं, क्योंकि अब हम डबल रोटी को मॉडिफाई करके, उसमें चेंज करके उसे बेचने की तैयारी कर रहे हैं, उसकी हम जो कीमत उसमें वृद्धि करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग अगर बर्गर बनाने के लिए डबल रोटी को खरीदा है तो डबल रोटी मध्यवर्ती वस्तु होगी, एंड अगर हमने डबल रोटी को खाने के लिए खरीदा है तो वो एक अंतिम वस्तु होगी। मैं आपसे पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो जो वस्तुएं उत्पादन सीमा रेखा के अंदर होती हैं, जिनमें अभी मूल्य वृद्धि करनी है, और वस्तुएं अंतिम जो प्रयोग है उसके लिए वो तैयार नहीं होती हैं, अंतिम उपयोग के लिए तैयार नहीं होती है। अभी मैंने बताया कि अगर हमने डबल रोटी को बर्गर बनाने के लिए खरीदा है तो वो एक मध्यवर्ती वस्तु होगी। वो किस प्रकार? क्योंकि अभी हम डबल रोटी हमने 10 रुपये की खरीदी है, अब उसमें हम जो भी टमाटर, प्याज और ये खीरा वगैरह, आलू वगैरह, चीज़ वगैरह जो भी डालेंगे हम उसमें, उसको डाल के हम उसकी कीमत में वृद्धि कर देते हैं। अब उसकी कीमत 50 रुपये हो गई है। अब वो उत्पादन सीमा रेखा के अंदर है एक डबल रोटी। क्यों? क्योंकि उसका हम और उत्पादन करेंगे, उसे मॉडिफाई करेंगे। हमने डबल रोटी का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया है बर्गर बनाने के लिए, तो बर्गर हमने उसका बनाया, और बर्गर डबल रोटी से बर्गर बनाने में उसकी मूल्य वृद्धि हो गई, वो 10 से उसकी कीमत 50 रुपये हो गई है। तो ये वस्तु कौन सी वस्तु कहलाएगी? मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी, क्योंकि इस वस्तु का हम अभी अंतिम उपयोग है वो बाकी है, क्योंकि डबल रोटी का प्रयोग हमने बर्गर बनाने के लिए कर दिया है, ये इसका जो अंतिम उपयोग था अभी वो बाकी था। तो डबल रोटी मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी, क्योंकि ये उत्पादन सीमा रेखा के अंदर है, अभी इसकी मूल्य वृद्धि है जो वो की जा सकती है और करनी बाकी होती है। तो मध्यवर्ती वस्तुओं को कच्चे माल के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आप इसे ऐसे पहचान सकते हैं कि जो मध्यवर्ती वस्तु है उसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कोई भी एक ऐसी वस्तु है उसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? किसी और वस्तु का उत्पादन करने के लिए। जब हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अभी बताया था कि बर्गर बनाने के लिए अगर हम डबल रोटी का प्रयोग करते हैं तो कच्चे माल के रूप में प्रयोग हुआ। डबल रोटी का प्रयोग हमने बर्गर बनाने के लिए उपयोग किया है उसका, इसलिए वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग की गई है। नेक्स्ट है कि अब हम देखेंगे कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं में क्या डिफरेंस होता है। पहला पॉइंट है अंतिम तथा मध्यवर्ती जो वस्तु है उनमें क्या डिफरेंस है। पहली जो सारणी है वो मध्यवर्ती वस्तुओं की है और दूसरी जो सारणी है वो अंतिम वस्तुओं की है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा हर एक नोट्स इस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है कि आप उसको एज इट इज़ एग्जाम में पुट कर सकते हो, बट ये वाला जो मैंने क्वेश्चन है आमने सामने मैंने लिखा है, इसको आप एग्जाम में इस तरह से कभी मत पुट कीजिएगा। जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो सबसे पहले एक सारणी लीजिए, उसके सारे हेडिंग डाल के आप उनके पॉइंटों को लिखिए। अगला जब अंतिम वस्तुओं के बारे में आप बताएं तो एक एक हेडिंग डाल के इसके पॉइंट्स लिखिए। तो आमने सामने कभी भी एग्जाम में ऐसे पुट नहीं करना। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए यहाँ पे आमने सामने इसलिए लिखा क्योंकि आपको मैं समझा सकूँ। एक दूसरे के आमने सामने जब ये होंगे तो मैं आपको बेटर वे में समझा पाऊँगी, बट आपको एग्जाम में कभी भी ऐसे अटैम्प्ट नहीं करना क्वेश्चन। चलो फिर शुरू करते हैं। लेखा वर्ष में इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कौन सी वस्तुओं का? मध्यवर्ती वस्तुओं का। अब लेखा वर्ष क्या होता है मैं बता दूं आपको। लेखा वर्ष एक वो वर्ष होता है जिसमें जितने भी देश में राष्ट्रीय आय हुई और राष्ट्रीय उत्पादन हुआ, एक साल में जो राष्ट्रीय आय और जो राष्ट्रीय उत्पादन हमें प्राप्त होता है उस बात का हिसाब किताब जिस वर्ष में किया जाता है उसे लेखा वर्ष कहा जाता है। और एक लेखा वर्ष कब से कब तक माना जाता है? एक लेखा वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, और 1 अप्रैल से नया बजट शुरू हो जाता है। तो एक लेखा वर्ष क्या हो गया कि जिसमें आर्थिक मामलों का हिसाब किताब किया जाता है, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय उत्पाद का हिसाब किताब किया जाता है, उसे हम
एक लेखा वर्ष कहते हैं, और एक लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 31 मार्च को वो ख़त्म हो जाता है और 1 अप्रैल से नया बजट बन के शुरू हो जाता है, तैयार हो जाता है, और उस 1 अप्रैल से नए बजट को चालू कर दिया जाता है। तो अंतिम वस्तुएं क्या होंगी? लेखा वर्ष इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन कच्चे हेतु, जो कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता। अभी बताया था ना कि मध्यवर्ती जो वस्तु होंगी उनका प्रयोग हम कच्चे माल के रूप में करते हैं, बट जो अंतिम वस्तुएं होंगी उनका प्रयोग हम अंतिम वस्तु के रूप में करते हैं, यानी कि अब उसका और कोई प्रयोग किया जाना बाकी नहीं होता, कच्चे माल के रूप में उसका कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लेखा वर्ष में फर्मों द्वारा प्राप्त जो लाभ है, लाभ प्राप्त करने के हेतु इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जा सकती है। किस तरह से? यानी एक लेखा वर्ष में मान लीजिए फर्म ने आटा खरीदा है ना, तो वो उस आटे से किस तरह से अपने लाभ को दुगना करेगी, उसमें वृद्धि करेगी। तो वो उस आटे से ब्रेड बना देगी या फिर बिस्किट बना देगी और डबल रोटी बना देगी, तो इससे वो कीमत बढ़ जाती है उस आटे की, और इससे वो अपने लाभ को अधिक कर सकते हैं। आटे से वो बिस्किट बना के जब वो बेचेंगे तो उनकी कीमत अधिक हो जाएगी और उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो एक लेखा वर्ष में फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त करने हेतु मध्यवर्ती वस्तुओं की पुनः बिक्री की जा सकती है, बट एक लेखा वर्ष में फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त करने हेतु इनकी जो है पुनः बिक्री नहीं की जा सकती, अंतिम वस्तु की पुनः बिक्री नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये वस्तुएं उत्पादन सीमा रेखा के अंदर होती हैं तथा अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं होती हैं। अभी मैंने बताया था पहले वाले जब कर रहे थे हम पॉइंट को, तो मैंने बताया था कि जो अंतिम उत्पादन सीमा रेखा के अंदर होती हैं ये वस्तुएं, यानी अभी इनको और चेंज करके इनकी बिक्री की जा सकती है, इनकी कीमत को बढ़ाया जा सकता है, बट जो अंतिम वस्तुएं हैं उनका उत्पादन उनकी उत्पादन सीमा वो पार नहीं करती, वो पार कर चुकी होती है। अब उनमें कोई भी वृद्धि नहीं की जा सकती, किसी भी प्रकार की कीमत में वृद्धि नहीं की जा सकती है, और इनका कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, बट मध्यवर्ती वस्तुओं का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि बाकी होती है। मध्यवर्ती वस्तुओं का हम कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इनमें कीमत है जो इनकी में कीमत में वृद्धि की जा सकती है, इनमें कीमत वृद्धि करनी बाकी होती है, बट जो अंतिम वस्तुएं होती हैं इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अपनी अंतिम प्रयोग के रूप में तैयार की जाती हैं, अंतिम प्रयोग के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। इस प्रकार इनकी जो कीमत है में वृद्धि नहीं की जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट है, इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय उत्पाद के अनुमान में शामिल नहीं किया जाता है, और जो अंतिम वस्तु है उनको राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल किया जाता है। अब ये क्वेश्चन बनता है तो तब भी आए इसमें पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय उत्पाद में कौन सी वस्तुओं के अनुमान को शामिल किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, केवल अंतिम वस्तुओं के उत्पादन और जो उनसे प्राप्त जो राष्ट्रीय आय होती है उन्हीं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु, मान लीजिए इसमें दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोहरी गणना का टॉपिक हम फिर कभी किसी वीडियो में कवर करेंगे, अभी तो सिर्फ आपको वैसे थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ। दोहरी गणना क्या होती है? दोहरी गणना की समस्या वो होती है कि मान लीजिए एक जो वस्तु है उसकी कीमत को राष्ट्रीय आय में बार बार गिना जाए। अब मान लीजिए एक किसान ने गेहूं का उत्पादन किया है, मान लीजिए उसने 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया है, तो हमने गेहूं को राष्ट्रीय आय में गिन लिया है, उसकी गणना कर ली गई है। अब गेहूं से जो आटा बनाया गया है उसकी फिर से गणना की जाए, और आटे से भी जो ब्रेड बनाई गई है, बिस्किट बनाए गए हैं, उसका फिर से राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय में गणना की जाए, और उससे भी जो डबल रोटियां बनी हैं आटे से उनकी भी गणना की जाए। तो ये क्या हो गया, एक ही गेहूं है जो उसके उत्पादन की और उसकी आय से, उससे प्राप्त आय की बार बार राष्ट्रीय आय में गणना की जा रही है। इसलिए जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती है उनको राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है, एक वस्तु को बार बार गिना जाता है। इसलिए अंतिम वस्तुएं जो है उनका उत्पादन और उनसे प्राप्त आय को ही राष्ट्रीय अनुमान में शामिल किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लें और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।